हेलो फ्रेंड्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू की सीरीज। एमसीक्यू जो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए होगा। और डीटी में 100 एमसीक्यू और 25 केस सिनेरियो, 25 केस सिनेरियो। जीएसटी में 70 एमसीक्यू और 15 केस सिनेरियो। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि एज इट इज क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आप समझ जाओगे कि आने वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन किस तरह से डिजाइन हो सकता है, किस चैप्टर से। सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर कवर्ड है। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो थोड़ा प्रोविजन की भी ब्रीफिंग करेंगे। सीए, सीएमए और सीएस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो ये तीनों स्टूडेंट्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। ये एमसीक्यू जो हमने को भी जो मैं कराऊंगा, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सीए इंस्टीट्यूट ने निकाला है, लेकिन मैं अभी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अभी डाउनलोड ना करो, बल्कि जो भी क्वेश्चन, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी कर ली है, अब एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं उसकी अच्छी तरीके से रिवीजन होनी चाहिए। और अगर आपने इसे क्वेश्चन को डाउनलोड किया, फिर डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट किया, तो आंसर तो दिया ही होता है बेटा, वो तो कर ही लोगे आप। लेकिन जो चीज़ मैं सिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन को उठाना है, जैसा सोचना है क्वेश्चन को पढ़ते समय, वो सब आप मिस कर जाओगे। ठीक, तो करना क्या है, ये टुकड़ों में हम करेंगे। जैसे आज 20 एमसीक्यू कवर करेंगे हम, 20 एमसीक्यू। नेक्स्ट वीडियो में 20 के आगे, फिर इसी तरीके से चलेंगे। अब 20 एमसीक्यू में करना क्या है आपको, हर क्वेश्चन को पॉज कर लेना है और कोशिश करना है खुद से अटेम्प्ट करने की, फिर वीडियो आगे बढ़ाना है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ में आप चाहो तो स्टॉप वॉच भी यूज कर सकते हो कि ये कितने टाइम में आप ये कर पा रहे हो क्वेश्चन। इससे आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि तैयारी में और ज़रूरत है, पढ़ने की और रिवीजन की ज़रूरत है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा निकलता है जो आप नहीं सोच पाए और कुछ और निकल के आया, तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बस इतना है कि हमें तैयारी थोड़ी सी और बढ़ानी है। और एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं यहाँ करा के दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तो समझ आ ही गया, और उससे रिलेटेड इर्द गिर्द मैं कोशिश क्या करूंगा कि हर क्वेश्चन से रिलेटेड और उसके इर्द गिर्द और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी डिस्कस करूंगा। इसीलिए वीडियो को स्लो लेकर चलेंगे और पेशेंस रखिएगा। टुकड़ों में वीडियो जैसे जैसे तैयार होगा मैं अपलोड करता जाऊंगा। सभी स्टूडेंट्स, मेरे अपने खुद के स्टूडेंट्स के लिए भी और सबके लिए है, जो भी देखना चाहेंगे सबके लिए है। और एक अच्छी कोशिश कर रहा हूं मैं। इसके अलावा सीए इंस्टीट्यूट के अलावा सीएमए इंस्टीट्यूट के भी एमसीक्यू के सिनेरियो आते हैं, वो मुझे मिलेगा, वो भी मैं कोशिश करूंगा डालने की। सीएस एग्जीक्यूटिव हर किसी की, क्यों? क्योंकि डीटी तो सबके लिए इक्वल है। ये बात और है कि सीएमए इंटरमीडिएट में डीटी का सिलेबस ज्यादा वास्ट है, ज्यादा बड़ा है सीए के मुकाबले। तीनों के पैटर्न्स अलग अलग हैं, लेकिन जब एमसीक्यू पर हम आएंगे और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो कॉमनली डिस्कस करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो इस टॉपिक से बिलोंग करता है, जो सीएमए में है, सीएस में है, क्योंकि इनका वास्ट है, और सीए में नहीं है, तो वो मैं मेंशन कर दूंगा उस जगह पर। फिलहाल तो ये जो मैं उठा रहा हूं ये तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। 100 एमसीक्यू, 25 केस सिनेरियो डीटी में, और 70 जीएसटी में एमसीक्यू, और 15 केस सिनेरियो। ये तो सबके लिए, तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम कुछ और लेकर आएंगे तो उसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है और किसके लिए नहीं। इसमें सारे अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएंगे। अगर बीच में जो अमेंडेड पोर्शन आता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग भी कर दूंगा कि ये अमेंडमेंट है। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। आप पॉज करना, आपको जो बता दिया वैसे कोशिश करोगे तो अच्छा होगा, बाकी तो आपकी मर्जी है, कैलकुलेटर मुझे भी लेना ही पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये टैक्स रेट से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम स्लो स्टडी करेंगे। आप अपने हिसाब से पॉज करके इसे एक बार अटेम्प्ट करो, उसके बाद मुझे सुनो। क्या मैं इसमें कुछ और भी चीज बताना चाहता हूं? जैसे टैक्स रेट ये पूछ रहे हैं एक इंडिविजुअल की,
नाम कुछ भी हो, हमारा तो मतलब कंसर्न इंडिविजुअल से है। ये इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट पूछ रहे हैं, टैक्स पूछ रहे हैं। उम्र है 60 साल और ये है इस क्वेश्चन का की, ये इस क्वेश्चन का की है 1 अप्रैल 2021। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 2021 का मतलब क्या हुआ, ये आपको मैं अगर दिखाऊं अपने बुक में तो पहले ही पेज पर, पहले पेज पर नहीं है, दूसरे तीसरे पेज पर यहां मेंशन है ये डिस्कशन। इसको आप देखिए, ये सर्कुलर, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर एक व्यक्ति यहां पर 60 साल का होता है इस जगह पर, या यहां 60 साल का होता है, या इस जगह पर, या इस जगह पर, यहां पर मैंने 4 केसेस कवर किए हैं और ये डेट, यहां पर जो डेट है ये है वो 60 ईयर अचीव कर रहा है। तो कौन से केस में ये व्यक्ति सीनियर सिटीजन माना जाएगा और इसको सीनियर सिटीजन के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर चाहे टैक्स रेट से रिलेटेड हो, चाहे डिडक्शन से रिलेटेड हो, सीनियर सिटीजन के जहां भी बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, चाहे एडवांस टैक्स से रिलेटेड हो। अब ये क्वेश्चन जब मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि और क्या क्या क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। जैसे इस डेट को लेकर जितने भी आपने सीनियर सिटीजन के प्रोविजंस पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविजन आपको याद दिलाता हूं, आपने एडवांस टैक्स पढ़ा, तो एडवांस टैक्स में सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिलता है, एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है अगर उनके पास बिजनेस की इनकम नहीं है, प्रोफेशन की इनकम नहीं है। अब वो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिला है, और सीनियर सिटीजन हम किसको बोलेंगे, तो टैक्स रेट के पर्पस से ही नहीं बल्कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में सीनियर सिटीजन जहां भी लिखा हुआ है उसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि जो इंडिविजुअल होना चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। अब प्लस 60 ईयर अचीव होना चाहिए, 60 ईयर उम्र अचीव होनी चाहिए, 60 साल। अब ये 60 साल की उम्र अचीव कब होनी चाहिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जिस भी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 2020-21 की बात कर रहे हैं, तो 2020-21 में किसी भी समय, यानी किसी भी समय यहां पर अगर हम देखें तो इस पीरियड में किसी भी समय उसे सीनियर सिटीजन 60 साल की उम्र अचीव करनी है। तो देखने में यह लग रहा है कि 1 अप्रैल 20 से हम बात कर रहे हैं और कब तक बात कर रहे हैं, 31 मार्च 21 तक। अब इस क्वेश्चन में यह व्यक्ति 1 अप्रैल 21 को 60 साल का हुआ, यानी इसके डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 21 है। अब 1 अप्रैल 21 को अगर ये 60 साल का हुआ तो क्या हम इसे सीनियर सिटीजन मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इस पे, उसके बाद सीबीडीटी ने ये सर्कुलर इशू किया और आंसर कहा कि बिल्कुल मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और सीबीडीटी ने भी कहा कि हम मान लेंगे कि अगर जन्म हुआ है 1 अप्रैल को तो उसने 31 मार्च को ही अपना 1 वर्ष पूरा कर लिया और अकॉर्डिंगली 60 ईयर भी वो 31 मार्च को ही पूरा कर लेगा। इसलिए हम प्रीवियस ईयर 2021 में इसे सीनियर सिटीजन मानेंगे। अब दोस्त ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया टैक्स रेट से रिलेटेड, लेकिन सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जहां जहां भी प्रोविजन है वहां पर भी ये क्वेश्चन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें दम नहीं है। ये नया सेक्शन आपको पता होगा कि स्लैब रेट के लिए आया है, अलग स्लैब रेट है, ये नहीं अडॉप्ट कर रहा, ये नहीं ऑप्शन ले रहा। तो नॉर्मल स्लैब रेट हमें कैलकुलेट करना है। सीनियर सिटीजन का 5 लाख रुपए तक हम कितना लेंगे, 10,000 रुपए, और 5 लाख से ऊपर 60,000 का 20% प्लस 10,000, 22,000 हमारा बेसिक टैक्स आया। ध्यान से सोच लीजिए, क्या इनको रिबेट भी मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा रिबेट, क्योंकि 5 लाख से ऊपर है। तो 4% ऐड कर देंगे, 22,880, ये आ जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, आप क्लास में भी पूछते थे कि सर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए तो इंडिविजुअल और एचयूएफ का ही प्रोविजन पढ़ना है। हालांकि सीएमए वालों को कोऑपरेटिव सोसाइटी भी थोड़ा सा पढ़ना हो जाता है, सीएस वालों को पॉलिटिकल पार्टी का भी पढ़ना हो जाता है, थोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट भी पढ़ना हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। और सी एंटर वालों को तो सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ के साथ ही रहना है, पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो सर आपने ये टैक्स रेट में
ये कंपनी, फॉरेन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, ये सब क्यों दिया? क्योंकि एग्जामिनर कहता है कि ठीक है, आपको ये स्टडी में हम नहीं पूछ रहे, आपसे हम कोर्स में नहीं पूछ रहे, स्टडी में नहीं पूछ रहे, लेकिन एटलीस्ट इसकी ब्रीफिंग नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कंपनी का छोटा सा क्वेश्चन टैक्स रेट से रिलेटेड आ सकता है। अब ये देखो ना, सीए इंटरमीडिएट के ही ये इंस्टीट्यूट के साइड से ही ये क्वेश्चन डाउनलोड किया है। और इन्होंने किसका भी क्वेश्चन दिया, देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? सिर्फ टैक्स रेट में जितना मैंने अपने स्टडी मैट में दे रखा है, सिर्फ वो रिलेटेड है आपसे। तो आइए हम करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो बहुत सिंपल है, आप यहां भी देख सकते हो, अपने बुक में भी देख सकते हो। 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 20%, 20,000 से ऊपर 30%। यहां पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना होगा? गलती से बच्चा सोच लेता है 10,000, जो कि गलत है, क्योंकि 10,000 तक जीरो नहीं है, 10,000 तक 10% है, तो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट तो कुछ मिली ही नहीं। ठीक है, फिलहाल 10,000 तक 1,000 रुपए, 10,000 से 20,000 तक 2,000 रुपए, और 20,000 से जो भी ज्यादा है 30%। क्वेश्चन जरा देखेंगे, 90,000 है, तो 70,000 का 30% प्लस 3,000, 24,000। अब 24,000 भी आंसर में दिया हुआ है, आप हड़बड़ाना नहीं। इसके ऊपर रिबेट तो सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, तो इसके ऊपर 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, आंसर होगा 24,960। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मुझे लगता है इतना बड़ा काफी होगा, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रिलीफ पूछ रहे हैं, और वो भी किसकी? कंपनी की। और कौन सी कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी। अब प्रश्न ये उठता है कि सर मार्जिनल रिलीफ हमने पढ़ा, तो इंडिविजुअल का भी पढ़ा, कंपनी का भी, एचयूएफ का भी पढ़ा, लेकिन आपको जब भी मैंने मार्जिनल रिलीफ पढ़ाया तो कोई फॉर्मूला नहीं बल्कि लॉजिक दिया। लॉजिक क्या है? पहले हम डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट पर आते हैं। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर 18-19 में उनका टर्नओवर कितना है। वैसे तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट बहुत अलग अलग है, डिफरेंट। आप फाइनल में जब आओगे तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 22% भी है, 25% भी है, 15% भी है। फिलहाल ब्रीफिंग के लिए सिर्फ इतना पता हमें होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर 18-19 में अगर उस कंपनी का टर्नओवर, डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो 25%, और उससे एक्सीड कर जाए तो 30%। यहां पर उन्होंने दे रखा है 18-19 में टर्नओवर 450 है, तो इसका मतलब 30% हमारा बेसिक टैक्स बना। राइट, 30% हमारा बेसिक टैक्स बना। मैं सिखा भी रहा हूं साथ साथ, आप ध्यान से सुनिएगा। 30% हमारा बेसिक टैक्स बना। चलिए, तो 30% टोटल इनकम ये है, तो बेसिक टैक्स कितना हो जाएगा इसको हम निकाल ही लेते हैं। 10,03,50,000, 30%, 30,105,000, यानी 3,01,05,000। ये हमारा बेसिक टैक्स बना। अब आते हैं हम सरचार्ज पे। जैसे इंडिविजुअल का सरचार्ज फ्लेक्सिबल है, स्लैब वाइज है, वैसे ही कंपनी का भी सरचार्ज फ्लेक्सिबल है। 1 करोड़ से अगर ज्यादा है, सरचार्ज पर आइए, डोमेस्टिक कंपनी 1 करोड़ से अगर ज्यादा टीटीआई है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनी का अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो डोमेस्टिक कंपनी अगर 10 करोड़ के ऊपर गया तो 12, और 1 करोड़ के ऊपर गया तो 7% सरचार्ज है। यहां पर 10 करोड़ के ऊपर इनकम है और बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है, तभी वो मार्जिनल रिलीफ पूछ भी रहे हैं आपसे। तो बताइए क्या रेट लग जाएगा? 12% सरचार्ज। चलिए हम इसका 12% निकाल लेते हैं, 3612600 निकल गया। अब ये टोटल कितना है? ऐसे ही आप इंडिविजुअल के केस में भी करते थे, आप याद करें, ऐसे ही आपको करना भी है। ये बना हमारा 3,37,17,600, ये बना इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब हम आते हैं मार्जिनल रिलीफ पर। आपको मैंने हमेशा बताया मार्जिनल रिलीफ का फंडा, कंसेप्ट क्या है। मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट ये है कि जो कट ऑफ रेट होता है, कट ऑफ का अमाउंट जहां से आप चेंज हो रहे हो, जैसे 1 करोड़ और 10 करोड़ यहां कट ऑफ है। 1 करोड़ तक कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ के ऊपर 7% सरचार्ज है, तो ये कट ऑफ हो गया, यहां से चेंज हो रहा है, कट लग रहा है।
और 10 करोड़ के ऊपर 12% सरचार्ज है, 10 करोड़ तक 7% सरचार्ज है, तो ये भी कट लग गया। तो इसको हमने बेस लाइन लिया। बेस लाइन कितना है? 10 करोड़। यहां इस क्वेश्चन में बेस लाइन है 10 करोड़। तो आपको मैंने सिखाया था कि बेस लाइन पर जो टैक्स बनेगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज इफ एनी, अगर सरचार्ज है तो वो भी देख लीजिए बेस लाइन पर, और उसमें एक्स्ट्रा इनकम जोड़ लीजिए, और फिर जो भी अमाउंट आए कहिए कि मैं इससे ज्यादा टैक्स नहीं दूंगा। मैं बार बार कहता था, आप बोलिए मैं इससे ज्यादा टैक्स नहीं दूंगा। जरा निकाल के देखें, 10 करोड़ पर 30% के रेट से 3 करोड़ का बेसिक टैक्स आ जाएगा, और चूंकि 10 करोड़ पर 7% सरचार्ज आना है, तो 3 करोड़ रुपए, ये कितना आ गया? 3 करोड़ रुपए पर 7% अगर मैं जोड़ूंगा तो 21 लाख सरचार्ज आ जाएगा। तो 3 करोड़ 21 लाख, ये इंक्लूडिंग सरचार्ज है। कहिए मैं अच्छा, इसमें अभी जोड़ना रह गया एक्स्ट्रा इनकम कितना है? 3,50,000। तो 3 करोड़ 21 लाख, 3 करोड़ 24,50,000। आपको यह बोलना है कि हम इससे ज्यादा टैक्स नहीं देंगे, 3 करोड़ 24,50,000 से ज्यादा टैक्स नहीं देंगे। अब जरा देखिए आपका रियल अमाउंट कितना आ रहा है इस जगह पर? 3 करोड़ 37 लाख। और आप क्या कह रहे हो कि मैं इससे ज्यादा टैक्स नहीं दूंगा। तो सरकार क्या करेगी? इसका मार्जिनल रिलीफ वर्कआउट कर लेगी। ए कुछ भी ले लो, A-B कर लो, B-A, जो भी जैसे भी करना है, यहां से इसको लेस कर लो। यही फंडा है, ये आप कभी भी किसी भी चीज में लगा सकते हो। ये आया 12 लाख, यस आंसर है 12,67,600। ठीक है जी, बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? जो जहां से बेस लाइन, जहां से चीजें बदल रही हैं वहां पहुंचो, वहां पर जो टैक्स निकल के आए, अगर सरचार्ज बने तो सरचार्ज कैलकुलेट कर लो वहां पर, उसी पॉइंट पर, और एक्स्ट्रा इनकम उसमें जोड़ दो, और जितना अमाउंट आए वहां पर रुक के एक बारी बोलो मन में, इससे ज्यादा टैक्स मुझे देना ही नहीं, जबकि रियलिटी में ये कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो डिफरेंस इज मार्जिनल रिलीफ। सिंपल है, तुम कहीं भी इस फॉर्मूले को लगाओगे तो सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएलपी। बताइए, एलएलपी और पार्टनरशिप फॉर्म एक ही बात होती है? दो जगहों पर छोड़ दें अगर, एक पीजीबीपी में सेक्शन, थोड़ा सा रिवाइज भी साथ साथ होना चाहिए, प्रॉमिस किया मैंने। पीजीबीपी में सेक्शन 44 एडी, और एक जो आप फाइनल में पढ़ोगे, पार्टनरशिप फॉर्म की लायबिलिटी। पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एलएलपी में भी अनलिमिटेड ही है, बट एक केस है वहां पर, अगर उसका पार्टनर ये साबित कर दे कि उनकी कोई गलती नहीं है नॉन रिकवरी ऑफ टैक्स में, तो उसे छोड़ा जा सकता है उसके कैपिटल तक रिकवर करके। फाइनल की चीज है। इंटरमीडिएट लेवल पर अगर देखें तो ये एक सेक्शन है जहां पर एलएलपी और फर्म में फर्क है। ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, जहां पर 6% और 8% ऑफ टर्नओवर आपकी पीजीबीपी निकलती है, ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है, इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में पार्टनरशिप फॉर्म, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में पार्टनरशिप फॉर्म को ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मिलता है, एलएलपी को नहीं मिलता। ये फर्क है। खैर, ये तो मैंने आपको बातों बातों में थोड़ा सा नॉलेज एनहांस कर दिया। नॉलेज तो होगा ही, बस मैंने रिवाइज कर दिया, नॉलेज तो आपने कर ही लिया होगा। अब बताइए एलएलपी का टैक्स रेट क्या होता है? भाई जो पार्टनरशिप फर्म का होता है। सर फर्म का क्या होता है? फर्म और एलएलपी दोनों के लिए ही 30% टैक्स रेट है। और बहुत इंटरेस्टिंगली, पार्टनरशिप फर्म एलएलपी का क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछता है। रीजन बताता हूं, इनके सरचार्ज थोड़े से अलग है। जैसे इंडिविजुअल का सरचार्ज आपने देखा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो इंडिविजुअल का सरचार्ज स्लैब वाइज है, कंपनी का सरचार्ज स्लैब वाइज है। लेकिन एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म का सरचार्ज 12% है, और कोई स्लैब वाइज नहीं है अगर वो 1 करोड़ के ऊपर है तो। इसलिए एग्जामिनर अगर सरचार्ज में क्वेश्चन पूछेगा तो इससे रिलेट जरूर पूछेगा। आप ट्राई करना, इसका ध्यान रखना। पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोकल अथॉरिटी,
इनका सरचार्ज बिल्कुल अलग है और वह है 1 करोड़ के ऊपर गया तो 12%। 1 करोड़ के ऊपर गया तो 12%। तो क्या यहां पर करोड़ के ऊपर है? यस, सरचार्ज आ जाएगा। हाँ, जरा चेक कीजिए तो करोड़ से थोड़ा सा ऊपर है, यानी मार्जिनल रिलीफ के भी चांसेस है। क्या सर अभी आपने जो मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला फंडा बताया, क्या वो यहां अप्लाई करके हम ट्राई करें? बिल्कुल कीजिए, अभी पता चल जाता है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करें, बेसिक टैक्स निकालें। बताइए, बेसिक टैक्स 1 करोड़ 1 लाख है, 30%, 30 ये हमारा बेसिक टैक्स आ गया। अच्छा, सरचार्ज आप लगा ही दीजिए। पहले तो एक्चुअल फिगर देखिए ना, रियलिटी क्या है, 12%। तो सरचार्ज आ गया साहब 363600, ऐड कर लीजिए। ये तो एक्चुअल टैक्स बन रहा है सरचार्ज को जोड़कर, ये एक्चुअल टैक्स बन रहा है सरचार्ज को जोड़कर, ये एक्चुअल टैक्स है। अब जरा हम देखें कि हम अमाउंट, कितने अमाउंट तक टैक्स देने को तैयार है, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे, वो वाला फंडा। बताइए कहां पर जीवन परिवर्तित हो रहा है? 1 करोड़ तक सब कुछ ठीक था, अचानक 1 करोड़ के बाद चेंज हो गया, तो हमारा जो बेस लाइन है, हमारा जो बेस लाइन है वो क्या बन जाएगा? 1 करोड़। चलिए साहब, 1 करोड़ बेस लाइन बन गया। अब 1 करोड़ पर आपको टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर लग रहा हो तो। यही मैं बार बार कह रहा हूं, 1 करोड़ पर टैक्स निकालना है इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर लग रहा हो तो। 1 करोड़ पर टैक्स निकालते हैं, बेसिक टैक्स 30% के रेट से 30 लाख, और सरचार्ज अगर लग रहा हो तो साहब लग ही नहीं रहा, 1 करोड़ पे सरचार्ज है ही नहीं, तो सरचार्ज नहीं लग रहा, तो यही बना बेसलाइन का टैक्स। एक्स्ट्रा इनकम जोड़ लीजिए, एक्स्ट्रा इनकम है 1 लाख, तो कितना हुआ साहब? 31 लाख। 31 लाख से ज्यादा हम टैक्स नहीं देंगे, एक बार ही बोल रहे हैं मन में, 31 लाख से ज्यादा हम टैक्स नहीं देंगे। अब एक्चुअल में ये दिख रहा है और हम इससे ज्यादा देंगे नहीं, तो इसके बीच की कड़ी जो है वो मार्जिनल रिलीफ में चली जाएगी। ये मिल गया मुझे मार्जिनल रिलीफ, बच के वही आना 31 लाख। अब 4% हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ दीजिए, तो ये आएगा आंसर 32,24,000। 32,24,000 ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है सर, 5वें क्वेश्चन पर आए। समय लग रहा है, समय ना टाइम लगेगा ना, इसीलिए मैंने उसको सीरीज में कन्वर्ट किया। देखिए फटाफट, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, इसमें तो आप भी कर लीजिएगा, आंसर सामने हो तो कर ही लेते हैं। आप एक बारी कोशिश कीजिएगा, देखिए बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है सब कुछ, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, आप कोशिश करना, अच्छा रिजल्ट आएगा। 5वां क्वेश्चन, ठीक है, 5वां क्वेश्चन ले रहे हैं। रमन 64 ईयर ओल्ड, रमन 64 ईयर ओल्ड was not able to provide satisfactory explanation to AO। AO को ये satisfactory explanation नहीं दे पा रहे हैं 7 लाख के इन्वेस्टमेंट की, तो ये बन जाएगा अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, और सेक्शन 69 में ये ब्लैक मनी में जुड़ जाएगा, जहां पर 115BBE के मुताबिक 60% फ्लैट टैक्स बनेगा, 60% फ्लैट टैक्स बनेगा विदाउट एनी स्लैब रेट। ठीक है, इसके बाद इसमें इंटरेस्टिंगली क्या आएगा, 25% का सरचार्ज कंपल्सरी ऑलवेज, और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस आएगा। तो बस सब कुछ तो हो ही गया, सिर्फ कैलकुलेशन रह जाता है। $7,00,000 60%, 4,20,000, 25%, 5,25,000, 4%, 5,46,000। ठीक है बेटा, ब्लैक मनी में इन्होंने ज्यादा तो सिंपल ही पूछा है, अभी तो आगे देखते हैं आगे कैसा क्वेश्चन और आएगा। ब्लैक मनी में ऐसा क्वेश्चन जरूर एक बार अटेम्प्ट करके जाना जिसमें ब्लैक मनी, और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाना। मैं जैसा बता रहा हूं, ब्लैक मनी कुछ अमाउंट रख लेना, जैसे कि 6 लाख रुपए ब्लैक मनी है, और दूसरी इनकम भी साथ में लेके चलना। दूसरी इनकम कितनी लेके चले सर? 40 लाख।
दूसरी इनकम ऐसे लेकर चलना जहां सरचार्ज नहीं आ जाए, ना आए, टोटल करने पर सरचार्ज ना आए। अब जरा यहां देखो, टोटल किया जाए तो सरचार्ज नहीं आ रहा नॉर्मली। अब ऐसे केस में जब आप इस पर बेसिक टैक्स निकालोगे तो इस पर स्लैब निकाल लोगे, इस पर 60% निकाल लोगे। सरचार्ज की जब बारी आएगी तो इसके ऊपर जो बेसिक टैक्स है ना, उस पर 25% सरचार्ज आएगा, लेकिन इसके बेसिक टैक्स पे सरचार्ज नहीं आएगा। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर दोनों को जोड़ के 4% हेल्थ एजुकेशन। एक ऐसा क्वेश्चन कर लेना कि जैसे ये मान लेते हैं 49 लाख है, अगर सिर्फ इसे देखेंगे तो सरचार्ज नहीं बन रहा, लेकिन सिर्फ इसे नहीं देखना है, सरचार्ज के लिए तो टीटीआई देखते हैं, और टीटीआई में तो ब्लैक मनी भी आएगा। तो ब्लैक मनी के चक्कर में टोटल पे सरचार्ज भी बन गया। सरचार्ज 10% है भाई, 50 लाख के ऊपर है तो 10% वाला रेंज आएगा सरचार्ज का। अब ये 10% सरचार्ज कैसे निकालोगे? पहले तो तुम बेसिक टैक्स इस पर निकालोगे 60%, इस पर 60% निकालोगे और इस पर स्लैब, ठीक है। अब सरचार्ज इस पर निकालना 10% और इस पर निकालना 25%, फिर लास्ट में सबको जोड़ के 4% हेल्थ एजुकेशन से। ऐसे क्वेश्चन जरूर करके जाना, अटेम्प्ट किया होगा तुमने, जहां जैसे भी पढ़ा है तुमने जरूर किया होगा, मैंने भी कराया है और वैसे भी तुमने किया होगा, तो बस एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर। अनिरुद्ध, सिटीजन ऑफ इंडिया, स्टे इंडिया प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 181 days एंड ही इज नॉन रेजिडेंट इन 9 out of 10 years। बेटा इस लाइन को बोलकर ये बात तो सत्य कर दिया कि आगे क्वेश्चन पढ़ने पर अगर रेजिडेंट आ रहा है, आपको क्वेश्चन कैसे टैकल करना है ये भी मैं बताना चाहता था, तो सुनिएगा। अगर आगे क्वेश्चन में रेजिडेंट आ रहा है, रेजिडेंट मान लीजिए रेजिडेंट का आंसर आ गया, रेजिडेंट है, तो ये तय है कि 9 out of 10 अगर ये नॉन रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी तो नहीं बन पाएगा। तो दिमाग में सेट आ गया, कुछ भी आगे पढ़े लेकिन नॉट ऑर्डिनरी ही रहेगा, या तो ये नॉन रेजिडेंट रहेगा या ये नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। दिमाग चल रहा है अब, ओके। 181 डेज रह रहा है, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नॉन रेजिडेंट, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। एंड ही हैज स्टे इन इंडिया 365 days इन ऑल इन 4 years, 4 वर्षों में ये 365 दिन भी रह रहा है ओके, टोटल मिलाकर 365 दिन भी रह रहा है। एंड 420 दिन रह रहा है इन ऑल 7 years, 7 साल में, ये फर्क नहीं पड़ता। अब बताना है आपको कि ये कौन है। यहां पर ये नहीं बताया गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, यानी जो स्पेशल पर्सन की कैटेगरी है उसका जिक्र नहीं है, यहां में करना भी नहीं है। फिर जब उसका जिक्र नहीं करना है तो ये 60 डेज के फॉर्मूले में आ ही जाएंगे। अगर ये इंडिया आ भी रहे थे, अगर ये इंडिया आते तो नए नियम के मुताबिक जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के मुताबिक, जरा अमेंडमेंट पर आ जाए, हम अमेंडमेंट भी डिस्कस करना है तो अमेंडमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। ये यहां पर जो स्पेशल पर्सन नंबर 4 मैंने बना रखा है अपने स्टडी में, यहां पर यह है कि सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, विदेशी इनकम को छोड़कर 15 लाख से ज्यादा है, तो इनको कैसे देखना है, करंट ईयर में यानी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज और लास्ट के 4 ईयर में 365 डेज। यहां पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैच कर रहा है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इनकी इनकम कितनी है, तो हम वहां भी नहीं ले जाएंगे, इसे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। और नॉर्मल क्वेश्चन में 60 + 365 डेज ये कंप्लाई कर रहा है, तो रेजिडेंट तो ये बन गया, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू से ही डिसाइड कर लिया था इसे नॉट ऑर्डिनरी बनाना है, तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। 7वां क्वेश्चन, मिस्टर अजय, इनके पास 2 गोल्ड चेन मिला है 50 ग्राम ईच, मार्केट वैल्यू है 1,45,000, तो 2 का कितना बन गया, 2,90,000, ठीक है। He could offer satisfactory explanation to the AO for ₹50,000। वो सिर्फ 50,000 का सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है, तो इसका मतलब कि नॉन सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन है 2,40,000, तो ब्लैक मनी कितनी बन गई दोस्त, 2,40,000। अब 2,40,000 ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी पर टैक्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़िया बनता, लेकिन नहीं बनाया बनाने वाले ने, क्यों वो तो वही जाने।
क्या बनता सर? यहां पर मिस्टर अजय कौन है मुझे नहीं पता। मिस्टर अजय अगर यहां रेसिडेंट क्लियर डिक्लेयर हो जाए कि मिस्टर अजय रेसिडेंट है कि होना चाहिए, तो यहां पर रिबेट भी एक डाउटफुल केस है। मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि रिबेट यहां पर मिल सकता है 87A का, क्योंकि रिबेट सिर्फ 112A के इनकम के ऊपर नहीं मिलेगा, बाकी लॉटरी इनकम से भी मिल सकता है, मना किया ही नहीं इन्होंने। तो लॉटरी इनकम और ब्लैक मनी पर रिबेट मिलेगा कि नहीं, ये डिबेट है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनाने वाले ने आंसर में उसका जिक्र भी नहीं रखा, आंसर में आ भी नहीं रहा है। अगर आप रिबेट दे दोगे तो आंसर कहीं मैच नहीं कर रहा। लेकिन ये डिबेट का इशू है। और रिबेट 87A अगर हम देखें, पढ़ें अगर, तो बेसिक टैक्स में से मिलता है। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग और ब्लैक मनी, इससे किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलेगा वाइल कंप्यूटिंग द इनकम। बट जब आप इसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करोगे तो रिबेट के चांसेस हैं, जब तक कि रिबेट ना डिनाई कर दे। रिबेट ने सेक्शन 112A को मना कर रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड इक्विटी, इसको मना नहीं किया। तो रिबेट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन आप रिबेट देकर भी आंसर टैली तो कर नहीं पाओगे, इसलिए बिना रिबेट दिए कैलकुलेट करो। 2,40,000 का 60%, 25% सरचार्ज, 2,40,000 का 60%, 1,44, 25% सरचार्ज, 1,80, 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, आंसर टैली। तो रिबेट मिलना चाहिए मेरे ओपिनियन के मुताबिक, मेरे व्यू के मुताबिक। और मैंने क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं जहां रिबेट दिए हैं। चलिए नेक्स्ट, मिस्टर अजय रिसेंटली क्वालिफाइड डॉक्टर, ही ज्वाइंड, ये एक हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं 1 जनवरी 2021 में। इनकी टोटल इनकम है 3,40,000 ईयर एंड तक। इनके एम्प्लॉयर ने इनको एडवाइस किया कि रिबेट क्लेम कर लो। ये क्वेश्चन सिंपल है, रिबेट के ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा है कि आपका टाइम खराब करेगा। इसे कहते हैं टाइम किलिंग मशीन। ये समय बर्बाद करने वाला क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जानबूझकर, ताकि आपके टाइम को थोड़ा सा लेंदी कर सके, खींच सके। अब आप पढ़ो, ठीक है, आप सोच रहे हो पढ़ के कि ये ठीक है, ये ज्वाइन किया इसने तो इसकी इनकम है, तो सैलरी का क्वेश्चन होगा। तो ये अर्न कर रहा है 3,40,000 टोटल इनकम अर्न कर रहा है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला होगा कि नहीं, पता नहीं। उसके बाद रिबेट पर आ गया मैटर, ठीक है। ही अप्रोच्ड हिज फादर, अपने पिताजी से अप्रोच कर रहा है ये, जो कि टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, कि 87 की रिबेट मिलेगी कि नहीं। और इसके पिताजी ने कुछ बातें कही, इनमें से कौन कौन सी बातें सही है। क्वेश्चन तो रिबेट का निकल के आ गया, ठीक है। पहली बात, मजा तो तब आएगा जब आप करोगे केस सिनेरियो। तो वेट करना, मैं कराऊंगा केस सिनेरियो, खुद से मत करना, मजा तभी आएगा। इंडिविजुअल हु इज, और कोशिश तो करूंगा कि डेली बेसिस पर डालूं, लेकिन 1-2 दिन बीच में अगर गैप हो जाए तो आप पेशेंस रखना। इंडिविजुअल, ये देखते हैं कौन सा सही है। इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख इज एंटाइटल, ये वाला सही है। आगे देखते हैं, इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड, नहीं ये तो गलत है। 350, ये तो पहले कभी हुआ करता था। मैक्सिमम रिबेट 5,000, नहीं गलत है। रिबेट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, नहीं नहीं नहीं, टोटल इनकम नहीं, टैक्स में से माइनस होता है, ये भी गलत है। मैक्सिमम रिबेट, हाँ ठीक है ये। और रिबेट जो है वो एक डिडक्शन है जो बेसिक टैक्स में से मिलता है, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट नंबर 1, 5 एंड 6, 1, 5 एंड 6 ये सही है। रमन सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो एम्प्लॉयड हिंदुस्तान लीवर में है। अच्छा, रिजाइन कर दिया इन्होंने। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड सैलरी ₹40,000 पर मंथ, रिजाइन करने से पहले तक हिंदुस्तान लीवर से। देयर आफ्टर ही लेफ्ट फॉर दुबई फॉर फर्स्ट टाइम। मैटर कहां पर आ गया? फर्स्ट टाइम, पहली दफा। इससे क्या होगा सर? पहली दफा अगर ये इंडिया छोड़कर जा रहे हैं
अगर इसका आंसर आगे नॉन रेजिडेंट का आया तब तो नॉन रेजिडेंट, और अगर इसका आंसर रेजिडेंट का आया तो डेफिनेटली ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बोलो क्यों? पहली दफा जा रहे हैं छोड़ के, हमेशा ही 10 साल में आप जब देखोगे तो 2 साल आपको रेजिडेंट नहीं मिलेंगे, 7 ईयर 730 डेज नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये जॉब कब छोड़ के जा रहे हैं साहब? 1 अक्टूबर को। अब बताइए क्या ये स्पेशल पर्सन बन गए? अगर ये जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से ये भाई साहब इस वाली कैटेगरी में आ गए शायद। हाँ, इस वाली कैटेगरी में आ गए, है ना। और इस वाली कैटेगरी में आ गए तो फिर इनके लिए रेजिडेंट होने का एक ही चांस है, 182 डेज बस। चलिए तो जल्दी से हम इनकी कैलकुलेशन कर लें। अक्टूबर 1 को जा रहे हैं, जाने वाले दिन को भी इंडिया में मानते हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। लो साहब, क्वेश्चन बेहतरीन, 182 डेज, पूरा का पूरा 182 डेज आ रहा है। तो ये क्या बन गया बेटा? रेजिडेंट नहीं बने, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गए। अब क्वेश्चन क्या है वो तो हमें पता भी नहीं। वहां जो गए ना, तो वहां वो रुपया के इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके ये बता रहे हैं 80,000 पर मंथ ये कमा रहे हैं अक्टूबर से। जाते ही ज्वाइन कर लिया सेम डे, अच्छा कर लिया होगा भाई। ओके, हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर वाज क्रेडिटेड इन दुबई बैंक अकाउंट एंड द सैलरी फॉर जनवरी टू मार्च वाज क्रेडिटेड इन मुंबई बैंक अकाउंट डायरेक्टली। क्या बात है, कितने होशियारी, क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन लग रहा है, कितनी होशियारी से ड्रॉ किया है। ये प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये हमारा अक्टूबर तक का समय आ गया, तो यहां पर तो अर्न भी इंडिया में है और रिसीव्ड भी इंडिया में है। यहां से क्या कह रहे हैं, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए ये अर्न तो कर रहे हैं, अर्न बाहर और रिसीव्ड भी बाहर, ठीक है। और लास्ट के 3 महीने अर्न तो कर रहे हैं बाहर बट रिसीव्ड कर रहे हैं इंडिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये सेम क्वेश्चन आ जाए और थोड़ा सा फेर बदल कर दे, थोड़ा सा फेर बदल क्या, जैसे इनमें एक आध दिन कम कर दे तो नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे, और नॉन रेजिडेंट होते ही कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन तो इजी हो गया। आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, क्या बकवास है, सारे इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया। लाओ टिक कर देते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और रिसीव्ड इन दुबई दोनों टैक्सेबल है, व्हाई नॉट। लेकिन मजा तब आता जब ये नॉन रेजिडेंट बनता, तब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाता। तब क्या होता कि ये वाली इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल होती, ये वाली इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती, क्योंकि ये डायरेक्टली इंडिया में रिसीव किया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन बन पाता, लेकिन कोई बात नहीं, आपसे मैंने डिस्कस कर लिया तो आप तैयार रहेंगे उस तरह के क्वेश्चन के लिए। 10वां क्वेश्चन, 35 साल का इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है, डिविडेंड इनकम पा रहा है 12,50,000 इंडियन कंपनी से, अच्छी बात है। नॉन रेजिडेंट हुआ तो क्या हुआ, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया अंडर सेक्शन 9, तो ये सेक्शन 9 को कनेक्ट कर रहे हैं। एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां क्रेडिट हुआ, उससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस में क्रेडिट हुआ, कोई बात नहीं, कहीं भी क्रेडिट हो। जब इनकम डीम टू बी अर्न इन इंडिया बन गया सेक्शन 9 में, तो वो तो नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है इंडिया में। आगे, एंड 15,000 एज इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट फ्रॉम एसबीआई, ये भी इनकम अर्न इन इंडिया है, तो ये दोनों इनकम टैक्सेबल हो गया। Assuming that he has no other income, what will be the amount of income chargeable to tax in his hand in India for AY 21-22? यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मानकर आप चलें, क्योंकि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने भरपूर प्रयास किया है कि आप 12,65,000 टिक कर दें। बन रहा है ना, क्योंकि जब ये यहां पर मैं आया और यहां कह रहे हैं इनकम चार्जेबल टू टैक्स, दैट मींस टीटीआई पूछ रहे हैं, ये टैक्सेबल इनकम पूछ रहे हैं,
और टैक्सेबल इनकम में अगर आपके पास सेविंग अकाउंट का ब्याज है और आप इंडिविजुअल हो तो 80 टीटीए दोगे या नहीं, ये सोचो बेटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 80 टीटीए मैं रिवाइज करा देता हूं, मैं वो चीज रिवाइज करा दूंगा जो आपने शायद ना सोचा हो। बताइए ये रेजिडेंट को मिलेगा या नॉन रेजिडेंट को मिलेगा या दोनों को मिलेगा? पता नहीं आपने क्या बोला, मैंने तो सुना नहीं। आंसर है दोनों को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हिस्ट्री मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुले, तो अगर नॉन रेजिडेंट तैयार है तो हमें क्या दिक्कत है, हम उसको भी देंगे डिडक्शन। लेकिन टीटीबी किसको मिलेगा? आर एनआर दोनों को या सिर्फ आर को? किसको मिलेगा? आंसर है सिर्फ आर को। ये बात लिखी गई है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, यही तो मजा है, टीटीबी सीनियर सिटीजन को मिल रहा है और सीनियर सिटीजन आज ही हमने डिस्कस किया है रेजिडेंट होना चाहिए। तो बताइए टीटीबी सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा? ये क्वेश्चन अगर ये 35 से 65 कर देते ना, मजा आ जाता, क्वेश्चन बदल जाता। तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी एग्जाम में यही क्वेश्चन आए और इसमें थोड़ा सा फेर बदल करके, थोड़ा सा घुमाकर। तैयार रहेंगे? समझ गए आप? ठीक है। फिलहाल यहां पर 10,000 रुपए का डिडक्शन आप दे दो और 10,000 का डिडक्शन देने के बाद आंसर आएगा 55। 11वां, आशीष अर्न कर रहा है कुछ इनकम। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया। अच्छा, ऐसा वैसे है कौन? रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है सर। तो रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने इस तरह से कॉलम बनाया होगा, हर किसी ने ऐसे ही पढ़ा है, यही कॉलम होता है। तो ये बंदा यहां आ रहा है, यहां आने वाले बंदे के लिए इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल हो जाएगा, इनकम अर्न इन इंडिया टैक्सेबल हो जाएगा और बिजनेस कंट्रोल वाला टैक्सेबल हो जाएगा। 3 इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो 4 लाख नहीं टैक्सेबल होगा, 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। और कैपिटल गेन अगर बिल्डिंग इंडिया में है तो अर्न इन इंडिया, तो ये 6 टैक्सेबल हो जाएगा। आंसर है 7 लाख। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम दिया नहीं। सुमित इंडियन सिटीजन, बढ़िया क्वेश्चन, क्या बात है। देखिए सर, रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्या बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। इसमें अमेंडमेंट भी है तो क्वेश्चन आने की उम्मीद तो रहेगी इस बार। इस क्वेश्चन में रूल नंबर 126 डिस्कस हुआ है, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन 6(1), रूल नंबर 126, जहां पर बताया गया है कि सीडीसी जो रजिस्टर है, जब आप साइन ऑफ करते हो वो दिन आप बाहर ही माने जाते हो, उसके बाद इंडिया माने जाते हो, और जब ज्वाइन करते हो तो उस दिन से बाहर माने जाते हो। आपने रजिस्टर में जब ज्वाइनिंग डाला तो ये डेट भी बाहर माना जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। और ये मैंने आपको समझाया था, आपको याद आ गया होगा, या जैसे भी आपने पढ़ा था वो याद तो आ ही गया होगा आपके पास। और जो साइन ऑफ कर रहे हैं, मतलब कि हम जॉब से जब हम लीव ले रहे हैं तो सीडीसी रजिस्टर जब हम साइन कर रहे हैं, साइन ऑफ कर रहे हैं, तो वो साइन ऑफ वाली डेट इंडिया के अंदर नहीं मानी जाएगी, ये वो भी बाहर मानी जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डेट एंटर्ड इन सीडीसी रजिस्टर 25 अप्रैल 2020 ज्वाइनिंग की है। तो ज्वाइन किया मतलब कि बंदा आ गया, तो 25/4 से आउटसाइड इंडिया मानेंगे। और बाद में वो घूमकर वापस इंडिया आया, 25 अक्टूबर को उसने साइन ऑफ किया। 25 अक्टूबर को उसने साइन ऑफ किया, तो 24 अक्टूबर, तो 24 अक्टूबर भी बाहर ही रहेगा। तो 24 अक्टूबर तक ये दोनों डेट आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। तो अगर मैं आउटसाइड इंडिया काउंट करूं तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं और 25 से ही आउट हो गया, तो 24 माइनस कर दीजिए, तो 6 दिन इंडिया से बाहर। इंडिया से बाहर काउंट कर रहा हूं मैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 24 भी बाहर ही माना जाएगा। ये जो कैलकुलेट हो रहा है 6 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 24, 183 डेज आउटसाइड इंडिया माना जा रहा है, आउटसाइड इंडिया। अब 365 दिन होते हैं, 183 आउटसाइड इंडिया है, तो इंडिया में ओ हो 182 हो गया। चलिए, तो 182 हो गया तो रेजिडेंट तो ये सुमित साहब बन गए।
अब इनकी डिटेलिंग और जाननी पड़ेगी। 7 ईयर में 730 डेज भी रह रहे हैं, 7 ईयर में 730 डेज रह रहे हैं, तो एक कंडीशन तो एडिशनल पूरी हो रही है। दूसरा ढूंढो, 2 साल वो रेजिडेंट हैं, टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बता रहे हैं कि हम 2 साल पीछे रेजिडेंट हैं। तो सर आंसर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। अच्छा सिर्फ यही पूछ रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक इंडियन सिटीजन करेंटली रिजाइड्स इन दुबई, केम टू इंडिया ऑन विजिट and his total stay in India during the year 2021 was 135 days. Is not liable to pay any tax in Dubai. ओहो, ये एक अमेंडमेंट आया है बेटा, लेकिन इस अमेंडमेंट को इन्होंने प्रॉपरली यूज नहीं किया। स्टेटलेस पर्सन, इसके लिए आया अमेंडमेंट कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है और जिसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो कंडीशन हो गई, सिटीजन ऑफ इंडिया, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम यानी इंडियन सोर्स 15 लाख से ज्यादा है, और किसी भी कंट्री में ये किसी भी कंट्री में रेजिडेंशियल स्टेटस के वजह से या डोमिसाइल रूल के वजह से किसी भी कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, तो सरकार कहती है चूंकि ये हमारा सिटीजन है, भारत का नागरिक है, तो ये हमारे लिए रेजिडेंट माना जाएगा, डीम्ड, इसे कहते हैं डीम्ड रेजिडेंट, और नॉट ऑर्डिनरी रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन उस अमेंडमेंट को टच करके निकल गया, लेकिन वो अमेंडमेंट पूछा नहीं उन्होंने। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल इनकम इनकी दी नहीं गई है, ये टोटल इनकम यहां दिया ही नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे केस में तो हम सिर्फ ये मानेंगे कि सिटीजन ऑफ इंडिया इंडिया विजिट पर आ रहा है, और इंडिया विजिट पर आ रहा है तो 182 डेज वाला कंडीशन देखना पड़ेगा, और 182 डेज वाला कंडीशन, और एक और है इसमें 120 डेज वाला भी ऑप्शन में आएगा, एक और है, ये भी अमेंडमेंट है। सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर इंडियन इनकम फिर से 15 लाख से ज्यादा है और इंडिया विजिट पर आ रहा है बार बार, तो हम 120 डेज देखेंगे 182 डेज की जगह, 182 डेज की जगह 182 डेज की जगह 120 डेज देखेंगे अलॉन्ग विथ 365 ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स। ठीक है, लेकिन वो भी ये टच करके चला गया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ओहो दिया हुआ है, ओहो 10 लाख दिया हुआ है, चलिए जी दे ही दिया, तो अमेंडमेंट से कनेक्ट हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने देखा नहीं था, अमेंडमेंट से ये क्वेश्चन कनेक्ट हो गया। ठीक है सर, चलिए मान लिया अमेंडमेंट से कनेक्ट हो गया, लेकिन टोटल इनकम है कितनी इंडियन? 10 लाख, 15 से ज्यादा नहीं है। अगर ये 15 से ज्यादा होता, अगर ये 15 से ज्यादा होता, तब ये अमेंडमेंट में स्टेटलेस पर्सन के कैटेगरी में आता, क्योंकि ये दुबई में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, कहीं भी टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है, और सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, तो नॉर्मल प्रोविजन रखेंगे। नॉर्मल प्रोविजन में इनको 182 डेज रहना पड़ेगा रेजिडेंट होने के लिए, जो कि ये नहीं हो पा रहे हैं, तो आंसर दुर्भाग्यवश नॉन रेजिडेंट का आएगा। करेक्ट है सर। डिविडेंड इनकम ऑस्ट्रेलियन कंपनी से ऑस्ट्रेलिया में रिसीव कर रहे हैं 2019 में, और इंडिया लेकर आ रहे हैं 2021 में। एक क्वेश्चन आप रेजिडेंशियल स्टेटस में करते थे, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो क्या होता था आंसर? नॉट टैक्सेबल। तो ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। रमेश, सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया सर, मैं इतना पढ़कर ये उम्मीद कर रहा हूं कि सेक्शन 10(7) का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मुझे अलावेंसेस वगैरह दिख गए। 10(7) सेक्शन कहता है कि जो इंडियन एम्बेसी बाहर बसी हुई है, जो हमारे सिटीजन वहां जाकर रिक्रूट है, उनकी सिर्फ बेसिक टैक्सेबल है। कमीशन वगैरह मिलता नहीं उनको, अगर मिले तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। Any kind of allowance, any kind of perquisites will not be taxed, that will be exempted under section 10 clause number 7। कौन सी चीजें करेक्ट है? देखिए कौन सी चीज करेक्ट है। सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल, ये भी करेक्ट नहीं है। सैलरी टैक्सेबल है, अलाउंस परक्विजिट एग्जम्प्ट है। सैलरी रिसीव्ड टैक्सेबल है, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। सर ये इंडिया में क्यों टैक्सेबल है? क्योंकि सेक्शन 9 कहता है ये डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा। ये सेक्शन 9 और 10(7) दोनों के कॉम्बो से पूछा हुआ है।
बट अलाउंस परक्विजिट्स आर एग्जम्प्ट, ये सही आंसर है। निशांत रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 19-20 एंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 20-21। ओहो हो, 19-20, 20-21, यहां पर है एनओआर यानी रेजिडेंट है, और यहां पर है ओआर, यही है ना भाई साहब? करेक्ट। क्वेश्चन है, हैज रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कैनेडा अमाउंटिंग टू ₹1 लाख ड्यूरिंग द ईयर 19-20। 19-20 में 1 लाख रुपए इन्होंने वहीं अर्न किया है, अर्न भी वहीं, रिसीव भी वहीं। तो बताइए वो तो नॉट टैक्सेबल हो गया बिकॉज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे। नॉट ऑर्डिनरी के लिए 3 इनकम टैक्सेबल है, अर्न इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया और बिजनेस सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, 3 इनकम टैक्सेबल है। ड्यूरिंग द 20-21 वो रेमिट कर रहे हैं इंडिया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नॉट टैक्सेबल है ना, ये आंसर सही है। वो रेंट यहां लेकर आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो तो यहां भी टैक्सेबल नहीं हुआ, और यहां की तो इनकम ही नहीं है तो क्या टैक्सेबल होगा? ऑर्डिनरी है लेकिन यहां की इनकम थोड़ी है, 20-21 की इनकम थोड़ी है। ओके, हु अमॉन्ग्स फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज नॉन रेजिडेंट? क्वेश्चन का देखिए जरा डिजाइन कितना बढ़िया है, क्वेश्चन कितना बढ़िया डिजाइन किया हुआ है। ये साधारण एमसीक्यू नहीं है, और उसी तरह केस सिनेरियो भी बढ़िया रहेगा, जीएसटी में भी मजा आने वाला है। तो क्या कह रहा है, कौन इसमें नॉन रेजिडेंट है, यानी कौन कौन नॉन रेजिडेंट है? पहला मिस्टर जॉय, इटालियन डिजाइनर यानी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, इंडिया विजिट पर आ रहा है इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए, हैंडलूम को, और इंडिया आ रहा है और इंडिया छोड़कर जा रहा है। लास्ट के 4 वर्षों में ये 100 दिन हमेशा रहा। तो जनाब जरा हम इस करंट ईयर में चेक कर लें, कैलकुलेटर पर कर लें तो जल्दी हो जाएगा, है ना। सितंबर है तो सितंबर 3 है तो 30 - 2, 28 दिन रहा सितंबर में। सितंबर, अक्टूबर 31, अक्टूबर, नवंबर 30 और दिसंबर 15, 104 डेज रहा। 60 डेज यस, 365 डेज यस। तो साहब ये रेजिडेंट तो हो ही गए, नॉन रेजिडेंट कौन है पूछा जा रहा है, तो जॉय साहब तो नहीं बने। अगला संजय, संजय कनाडा में पैदा हुआ, वहीं सेटल हुआ, इंडिया विजिट करने आ रहा है ईच ईयर फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए। ये अमेंडमेंट में से पूछा हुआ है बेटा, 3 महीने के लिए, तो ये 90 दिन के लिए लगभग लगभग आ रहा है। 3 महीने यानी 90 दिन, 91 दिन, 92 डेज, ऐसे ही होगा जो भी होगा, 3 महीने के लिए आ रहा है। और इनके पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट इंडिया में पैदा हुए हैं। तो क्या हो गया संजय, सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं बन पाया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बन गया। बताइए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। क्वेश्चन देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो इसे रेजिडेंट होने के लिए 120 डेज इंडिया में स्टे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, और लास्ट के 4 साल में 365 डेज स्टे करना पड़ेगा। तो बताइए क्या सिचुएशन है साहब की, 90 दिन स्टे कर रहे हैं, या 92 डेज मान सकते हो। 60 वाला रूल इनके ऊपर अब नहीं लगता, 120 डेज अमेंडमेंट हो गया। 120, 60 वाला तो पहले भी नहीं लगता था बेटा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया विजिट के लिए आता था, पुराने नियम के मुताबिक 182 डेज इनको रहना पड़ता था इंडिया में। लेकिन अब सरकार कहती है कि अगर साहब की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, भारत की इनकम, तो फिर वो 182 डेज वगैरह नहीं चलेगा, 120 डेज हम ले लेते हैं। 120 डेज अलॉन्ग विथ 365 डेज, 120 डेज अलॉन्ग विथ 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो यहां पर कह रहे हैं हर साल वो आ रहे हैं 3 महीने के लिए। तो भाई साहब ये नॉन रेजिडेंट हो गए। बोलिए क्यों? क्योंकि 120 डेज तो नहीं रह रहे, 90 दिन, 92 दिन रह रहे, तो ये नॉन रेजिडेंट हो गए। अगला लास्ट आदमी देखिए क्या है, कोरियन आदमी है। ओहो, ठीक है, इंडिया छोड़कर जा रहा है, कोरियन आदमी है, इंडिया छोड़कर जा रहा है, इंडिया छोड़कर जा रहा है, कोरियन आदमी है, कमाल कर रहे हैं, जॉब के लिए। अबे तो इंडिया क्यों था ये? अच्छा, स्टडी के लिए था। इंडिया पढ़ाई की, रिसर्च किया मेडिसिन पर, और बताइए नालायक को बाहर जॉब करने जा रहा है। चलो जाने दो, कोई बात नहीं, चले जाओ तुम, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अच्छा तो क्या ये स्पेशल पर्सन में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा साहब, कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल पर्सन में सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये तो चाहिए ही चाहिए ना। तो स्पेशल पर्सन ये है नहीं। ओके, और इंडिया में ही पहले से रह रहा था, ओ हो, और इंडिया छोड़कर जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो साहब
कब जा रहा है, बहुत दिनों से इंडिया में था, 2016 से इंडिया में था, जा कब रहा है 1/7 को, तो 20-21 में ये कितने दिन रहा, यहाँ जा रहा है, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, तो 30 + 31 + 30 + 1, 92 डेज, 60 डेज रह रहा है क्या इंडिया में? हाँ। 365 डेज लास्ट ईयर में मिल जाएगा 4 वर्षों में। हाँ, तो भाई साहब रेजिडेंट है, इनको स्पेशल कैटेगरी थोड़ी दे रहे हो। तो भाई साहब एनआर कौन हुआ? सिर्फ एक संजय। 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम वुड बी एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ सिक्किम इंडिविजुअल? बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन। कहां से है ये? एग्जम्पशन से है। एग्जम्पशन में आपने पढ़ा हुआ है, आ जाओ भाई सिक्किम वाले, ये सिक्किम के इंडिविजुअल की जो सिक्किम के सोर्स से इनकम है, उस स्टेट से इनकम है, वो एग्जम्प्ट है। जो उस स्टेट से इनकम है, जो उस स्टेट से इनकम है वो एग्जम्प्ट है दोस्त। और डिविडेंड और इंटरेस्ट चाहे पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, वो एग्जम्प्ट है। चेक करें तो आंसर है ऑल ऑफ एबव। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स? चलिए चेक करते हैं। इनकम डेराइव फ्रॉम सिपलिंग सेटलिंग ड्रोन, अच्छा नर्सरी, कहां से क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहां से है? ये तो बेसिक कंसेप्ट में से यार, मैंने बेसिक कंसेप्ट का तो खोला ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो बताइए, नर्सरी की इनकम सेक्शन 10(1) में एग्जम्प्ट होता है, यस और नो? यस, ट्रू है। 60% डिविडेंड चाय की कंपनी की एग्रीकल्चर मानी जाती है। अच्छा जी, हमने तो कभी सुना ही नहीं। फॉल्स है भाई, क्या बात कर रहे हो? डिविडेंड डिविडेंड है, एग्रीकल्चर कैसे हो जाएगा? और ये तो टी कंपनी है। मान लीजिए कंपनी प्योर एग्रीकल्चर इनकम कमा रही है, तो भी उसका जो डिविडेंड है वो डिविडेंड है। ओके, कंपनी के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन शेयर होल्डर के लिए जो कंपनी कमा कर देगी वो तो डिविडेंड है, वो एग्रीकल्चर थोड़ी है। फॉल्स है साहब। वाइल कंप्यूटिंग इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ एसएससी एज्ड 50 ईयर, एग्रीकल्चर इनकम इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। हाँ, क्यों नहीं साहब, सबके लिए रिक्वायर्ड टू बी एडेड है। अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और टोटल इनकम जो है वो इंक्लूडिंग नहीं भाई, फॉल्स। एक्सक्लूडिंग, क्या बात है, वेरी गुड। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर सी पॉइंट सही है। 20वां क्वेश्चन, कंपनी हैज 2 यूनिट, 1 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अनदर डीटीए डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। समझ गए साहब? 10AA डिडक्शन। थोड़ा सा रिवीजन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई यूनिट है, वो अगर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कमाती है, कैसे पता चलेगा एक्सपोर्ट प्रॉफिट? तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस ले लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ले लीजिए, मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट टर्नओवर ले लीजिए। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस यानी प्रॉफिट ऑफ बिजनेस हो गया साहब, पीजीबीपी हो गई। किसकी? उस यूनिट की, पूरे कंपनी की नहीं, जो सेल्स में यूनिट है उसकी बिजनेस की इनकम, डिवाइडेड बाय टीटी मतलब टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर किसका? कंपनी का। नहीं, सेल्स के यूनिट का टोटल टर्नओवर, डोमेस्टिक सेल है, बाहर की सेल है, मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर किसका? जो सेल्स में यूनिट है उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर। और एक्सपोर्ट टर्नओवर कैसे आता है? जितनी भी सेल आउटसाइड इंडिया की, ईयर एंड से विद इन 6 मंथ वो पैसा अगर इंडिया में रिसीव कर लिया तो वो एक्सपोर्ट टर्नओवर बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाता है एक्सपोर्ट प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट प्रॉफिट। और एक्सपोर्ट प्रॉफिट का 100% शुरू के 5 साल, 50% अगले 5 साल और 50% अगले 5 साल सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हो, ये डिडक्शन मिलता है 10AA का। लो साहब, तो हम 10AA के डिडक्शन में आ गए। क्या क्या पूछ रहा है जरा देखिए। यूनिट इन सेज वाज सेटअप, सेज की यूनिट को कब सेटअप किया गया था? इससे हम ये पता लगा पाएंगे कि 8 साल पुरानी बात है, तो डिडक्शन जो मिलेगा साहब वो 50% के रेंज का मिलेगा। ठीक है, टोटल टर्नओवर जो है वो कंपनी का एंड डीटीए का। ये तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आंसर देखकर पता चलेगा। अभी आंसर देखता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी का टर्नओवर दे दिया दोस्त, देना चाहिए था सेल्स का टर्नओवर। एक कंपनी के पास, एक कंपनी है, उसके पास एक तो सेल्स में यूनिट है और एक डीटीए में यूनिट है। डीटीए का मतलब होता है इंडिया का वो एरिया जो सेल्स नहीं है। कह सकते हैं इंडिया माइनस सेल्स बराबर डीटीए।
अब इन्होंने क्या किया, यहां का टीआई दे रखा है, जबकि हमारे किसी काम का नहीं है। यहां का टीआई 850 लाख, नहीं सॉरी 325 लाख, और कंपनी का टीआई दिया हुआ है 850। चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो गलत कर देंगे। ये हमें वर्कआउट करना पड़ गया 525 लाख। इसके बाद एक्सपोर्ट सेल दिया हुआ है सेज का, देखिए जरा चमत्कार देखिए, बदमाश क्वेश्चन, बदमाशी से बनाया हुआ है जानबूझकर। अब यहां पर उन्होंने सेज का एक्सपोर्ट टर्नओवर दे दिया। चलो जो भी है, हमने तो पकड़ लिया 250 लाख और 125 लाख ये इसका है। तो यहां पर ये तो टीआई टीटी दे दिया। ईटी जो है वो कितना है, 250 है ना बेटा, हाँ। और डीटीए का कितना है, टीटी ईटी, क्या फायदा डीटीए का कितना भी हो, क्या फर्क, 125, ये सब तो बेकार है, ये सब टाइम पास है, किसी काम का नहीं है। हमारे काम का तो सिर्फ सेज है। अच्छा, प्रॉफिट सेज का भी दिया हुआ है और डीटीए का भी दिया हुआ है, फिर से बकवास, हमें तो सेज से मतलब है। तो 80 लाख का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई एक्सपोर्ट टर्नओवर, ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट कहलाता है दोस्त। $38,09,524, और इसका 50% हम डिडक्शन देंगे तो सीधा मैं 50 पर आ ही जाऊं। और क्वेश्चन के आंसर को जरा देखूं, हाँ ये है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट अब वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। इंतज़ार क्या करेंगे, आप तो बस फटाफट से अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से खूब बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ आपको काम आएगा। टीचर का पढ़ाया हुआ आपको काम तभी आएगा जब आप खुद पढ़ेंगे। तो आपको खुद पढ़ना है, खुद तैयारी करनी है, आप करते रहिए तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि समय तो आप भी जानते हैं कि सबके लिए एक बराबर ही है, पता नहीं कल का। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो हम डेली बेसिस पर डालें, 20-20 क्वेश्चन करके, 50 एमसीक्यू, फिर देखते हैं आगे किस सीरीज में डाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप नहीं करें तो ही अच्छा है, मैं ना डाल पाऊं फिर तो आपको कहीं से करना ही है। मैंने आपको बता दिया, सीए इंस्टीट्यूट के साइट पर आप जाकर ये ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले, करा तो रहा हूं, हाँ जब मैं पूरा करा लूं फिर रिवीजन के तौर पर आप ले लीजिएगा। इसमें क्या होगा, अदरवाइज आप आंसर देखेंगे सब, फिर वो तैयारी नहीं हो पाएगी। सीधी बात है, तैयारी करनी है ना, अच्छा स्कोर करना है। चलिए ओके।